Students, I am Suman Kanwar and welcome to my channel Consumer Classes. So today we read about our constitution and why does a country need a constitution, यानी constitution क्या है और एक constitution की ज़रूरत क्यों होती है, किसी देश को constitution जो संविधान है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. So a society is a bond of certain set of rules which make it what it is differentiate it from other kinds of society. यानी सोसाइटी जो है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ जो सर्टन सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो बनाने पड़ते हैं. दिस रूल्स इन अ लार्ज सोसाइटी in which different communities, so the people live together, are formulated throughout consequences and the modern countries that the usually available in written form and written documents in which we find such as a rule is known as the constitution. जो मॉडर्न कंट्रीज हैं उनके अधिकतर जो दस्तावेज होते हैं वो रिटन में होते हैं और साथ ही साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन लेड सर्टन आइडियाज दैट फॉर्म अ बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी आर सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, जिसमें कि जो कुछ हमारे आदर्श होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में वो सब आदर्शों को देखते हुए एक बेसिक जो बनाया जाता है कि कैसे हमारे जो देश के जो लोग हैं वो इससे सहमत हो और वो उसमें जब रहते हैं तो वो उन आदर्शों को मानते हुए उनके साथ उसको फॉलो करते हैं. साथ ही साथ में हमने पढ़ा कि किस तरीके से नेपाल जो है द कंट्री ऑफ नेपाल नीड्स टू चेंज all its constitutive rules in order to users in a low democratic society from which people had struggled for a long period. किस तरीके से नेपाल में मोनार्की था सिस्टम, लेकिन अब लोग जो हैं वहाँ के जो लोग हैं वो चेंज चाहते थे और उन्होंने डेमोक्रेटिक सोसाइटी को वो डेवलप करना चाहते थे और किस तरीके से फिर उन्होंने मोनार्की को ख़त्म करके और उन्होंने डेमोक्रेटिक सोसाइटी का गठन किया. साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि अगर कोई पावर किसी का पावर का मिसयूज़ कर लेता है तो उसके लिए भी हमारे संविधान में कुछ ना कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए ताकि वो हमारे जो नियम हैं उनका उल्लंघन ना करे, उनको मिसयूज़ ना करे. So there are some leaders might misuse their authority and the constitution usually provide safeguard against this. और कुछ जो leaders हैं जो selfish person हैं वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं तो उसमें भी क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कुछ सेफ गार्ड देता है, कुछ प्रोवाइड करता है ऐसी हमारे लिए सुरक्षा ताकि हम सुरक्षित महसूस करें. तो अब इसमें क्या है आपको एक पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है कि किस तरीके से एक बच्चा अपनी जो पावर होती है उसको मिसयूज़ करता है, तो उसको मिसयूज़ कैसे हम उसको रोक सकते हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. सो वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ डोंट forget to like and subscribe my channel so you will get more videos. आपको चैप्टर्स पढ़ाने से पहले हम ये बता दें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक और सब्सक्राइब आते हैं तो हम इसको और आगे अच्छा सा कर सकते हैं. So let's start the topic. Suresh is a class monitor and he is a bully. His classmates are not to found him. यानी जो सुरेश है इसमें सुरेश के बारे में बताया गया है कि सुरेश जो है वो अपनी क्लास का मॉनिटर है और सुरेश किस तरीके से जो बच्चे हैं वो सुरेश को पसंद नहीं करते हैं और सुरेश किस तरीके से अपनी क्लास में जो है वो बड़ी दबंगाई दिखाता है. ही इज़ अ बुली यानी वो हर किसी को बुली करता है. हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम यानी उसको कोई पसंद नहीं करता है क्लास में. और जो क्लास टीचर है मिसेस राव, द क्लास टीचर हैड टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क और वो किसी काम से अचानक किसी काम से बाहर, श्रीमती जो राव हैं वो अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं तो वो सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलती हैं और वो चली जाती हैं. शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास, वो क्लास को चुप रखने के लिए बोलती हैं और सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल और अब अनिल को तंग करना शुरू कर देता है सुरेश. सो अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव. अनिल, आज मैं तुम्हारी शिकायत है वो मिसेस मैडम जो है राव उनसे करूँगा. तो अनिल वापस बोलता है बट व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या कर दिया. तो मैम वाइल यू आर अवे अनिल कीप टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी. और जैसे ही मिसेस राव जब आती हैं, मैम जब आती हैं तो वो क्लास में जब आती हैं तो कक्षा के बाहर गई हुई थी
तो बच्चा जोर से शोर मचा रहा था। तो अब जैसे ही वो अंदर आती है तो वो सुरेश बोलता है कि अनिल बहुत जोर से शोर मचा रहा था और मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। तो अनिल, you will have to stay back after school today and write I will not disobey the class monitors and 100 times। यानी अब जो टीचर है वो अनिल को पनिशमेंट देती है और वो भी बोलती है कि अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं पे रुकना पड़ेगा और आज 100 बार 100 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। बट मैम, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। वो बोलता है लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो अब आप ये देखिए किस तरीके से सुरेश अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। So in a democratic society, the constitution often laid down rules that guard against the misuse of the authority by using political leaders. In such a case of Indian constitution about which you will read in the latter in this chapter, यानी लोकतंत्र जो समाज है, डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से नियम तय करता है और राजनेताओं के हाथों में जब सत्ता आ जाती है तो वो उसका मिसयूज ना करे, पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो उसका मिसयूज ना करे, उसको रोकने के लिए इन सच केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में बहुत सारे कानून और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए हुए होते हैं, जिनको आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा। यू नो अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees that the right of equality to all the person that says that no citizen to be discriminate, यानी कि जो भारत के जो नागरिक हैं उन सबको समानता का अधिकार है, उन सबको मौलिक अधिकार दिए गए हैं सरकार के द्वारा और उनके जो अधिकार हैं वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। अब जब समानता का अधिकार अगर गवर्नमेंट ने दिया है अगेंस्ट द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी हमारा संविधान कहता है कि रिलीजन, धर्म है ना, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार द राइट ऑफ इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान में दिया गया है और ये एक मौलिक अधिकार है, ये एक फंडामेंटल राइट है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मॉनिटर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है ना। तो इसमें भी कुछ अधिकार हमारी सरकार ने दिए हैं, जैसा कि आपको फिगर नंबर 2 में भी दिखाया हुआ है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस दैट द constitution play in a democracy in ensure that the dominant group does not use their power against other less power people or groups. The storyboard below demonstrate such situation in the classroom। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि फंडामेंटल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इसने ताकतवर जो पीपल हैं, जो डोमिनेट पीपल जो है वो किसी को डोमिनेट ना करे, यानी अपने पावर को यूज़ करके जो पावरफुल पर्सन हैं, जो ग्रुप होते हैं, जो ताकतवर व्यक्ति होते हैं और जो समूह होते हैं, वो अपने से कम ताकतवर लोगों का शोषण ना करें। जैसा कि आपको साइड में एक पिक्चर में दिया हुआ है, द गेम्स पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन, यानी खेल की घंटी शुरू होती है, गेम्स पीरियड शुरू होता है। तो आप ये देखिए इसमें बच्चे बोलते हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज, यानी कुछ चेंज के लिए, कुछ अलग करने के लिए क्या करते हैं, आज चलो बास्केटबॉल खेलते हैं, है ना। तो नो वी विल प्ले क्रिकेट। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं, हम तो क्रिकेट खेलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो शिक्षक इस विवाद के बारे में दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। तो इसमें क्या होता है, द टीचर डिसाइडेड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स। तो वो टीचर बोलती है कि ठीक है, ऐसा करो, हाथों को ऊपर करो, जिसको जो गेम खेलना है उस हिसाब से हम देख लेंगे। तो वो बोलती है कि ठीक है, वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजोरिटी। लड़की बोलती है हमें वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी मेजोरिटी है, यानी वो बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो हा वी वॉन, लड़का बोलता है हम जीत गए। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। तो लड़की गुस्से से बोलती है हाँ, ये तो होना ही था क्योंकि लड़कों की संख्या लड़कियों से ज़्यादा है। तो सच हर्टली सिचुएशन। अब आप ये देखिए कि किस तरीके के एक अनहेल्दी जो
सिचुएशन दे रखी है आपको, इज occur in a democratic situation too, where a majority can continuously enforce decisions that include minorities and go against their interest। यानी किस तरीके से समाज में जो लोकतंत्र समाज है उसमें जो बहुमत वाले मेजोरिटी वाले जो लोग हैं वो जो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक यानी संख्या में कम, तो जो माइनॉरिटीज पीपल हैं उनका शोषण करता है, और मेजोरिटी यानी जो संख्या में ज़्यादा होते हैं। तो मेजोरिटी पीपल हैं वो माइनॉरिटी पीपल्स की किस तरीके से उनकी सहमति नहीं होती है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं, जैसा कि आपको अबव द स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट, जैसा कि आपको दिखाया गया है ऊपर। Every society is born to be the tyranny of the majority, यानी निरंकुशवादता है ना, इसमें अपनी ही चलाना यानी जिनको, तो the constitution usually contain rules that ensure that the minorities are not excluded from the anything that is the routinely available of the majority। Another person why we have a constitution is precisely and prevent the tyranny in the demonstration by the majority of the minority। यानी ट्रेंड्री यानी इसमें कि कैसे निरंकुशवादता है, जैसे जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, जो दबदबा होता है उस पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जो मेजोरिटी पीपल है वो माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं दबाते हैं, उनको उनके पर प्रतिबंध लगाते हैं। सो दिस कैन बी रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, एग्जांपल इंटर कम्युनिटी domination and member of one community dominating other within the same community, example intra-community domination। यानी आंतरिक समुदाय यानी किस तरीके से एक दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर आंतरिक रूप से वर्चस्व रखना, इंटर कम्युनिटी यानी वर्चस्व रखना उसके ऊपर, और फिर एक ही समुदाय के अलग अलग लोगों का दबदबा बने रहना। So the third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves। और किस तरीके से संविधान क्यों होना चाहिए। अब why do we need a constitution, जैसा कि हमने पढ़ा है कि constitution की जरूरत ही क्यों पड़ी भाई, तो it save us from ourselves, यानी कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। कैसे, यह बात सुनने में जरा अजीब सी लगेगी आपको, this may be sound strange, but what is meant by this at that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and constitution help as a guard against this। Look at the storyboard below to understand this better। यानी आपको ये सुनने में जरा अजीब सा लगेगा कि इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन कई बार हमने देखा है कि बहुत तीखे ढंग से सोचने का लगते हैं, जैसे कि हम हमारे हितों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे भावनाओं से बचाने में भी मदद करता है, जैसे कि आपको नीचे एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। लुक एट द पिक्चर। शबनम इज एन अफिक्स, यानी वो एक द्विधा में है ना शबनम, एंड शी हैज अ डिसीजन टू मेक, और वो कुछ तय करना है, उसे बहुत से कुछ तय करना है। आई हैव 2 chapters left to revise for tomorrow test, but it's time for favorite TV program I'm dying to watch, but if I do that I would not have time to finish my revision। यानी कि कल परीक्षा होने वाली है, मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन इस समय जो मेरा पसंदीदा टीवी का प्रोग्राम है वो आ रहा है, वो बोलती है, और उसको देखे बगैर मैं नहीं रह सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये दोनों चैप्टर मैं पढ़े बगैर रह जाऊंगी। तो वो उसकी मदर जो होती है वो बोलती है, शबनम व्हाई यू आर लुकिंग सो वरीड, यानी शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। तो मुझे वो बच्ची वो बोलती हैं वापस, I want to watch this TV program but have a test tomorrow। If you all watch TV, I will also want to watch। I have an idea। What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted। यानी वो ये बोलती है कि मुझे ये टीवी का प्रोग्राम देखने का
मन कर रहा है, लेकिन कल मेरी एग्ज़ाम है, अगर मैं ये टीवी देखती हूँ तो मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और मुझे एक आइडिया, आई हैव एन आइडिया, वो बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक सोच यानी सुझाव है, एक सोच रही हूँ कि अगर आज हम कोई भी टीवी ना देखें तो शायद मैं मन लगाकर पढ़ सकती हूँ और इट इज़ गुड। फिर वो जब एग्ज़ाम देने जाती है तो वो देखती है इट इज़ गुड थिंग आई डू नॉट वॉच टीवी, देयर सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर। अच्छा हुआ कि मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आए हैं। So similarly, the Constitution helped to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the large principles that the country believes in. यानी कि हमें बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है, हमारे देश की आस्था रखता है, जिनमें कि लोग जो देश होता है उसके लोग उसमें आस्था रखते हैं, उनको भी ठेस पहुंच सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगेंगे कि दलगत राजनीति पार्टियां जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो करप्ट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल्स लिव इन डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट द पार्टीज हैज बिकम criminals that we need, यानी वो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो खराब हो चुकी हैं एंड वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर टू सेट देयर राइट। और अब क्या है, हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है। सो स्वेप्ट बाय दीज इमोशंस दैट मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टेटोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल दिस इंटरेस्ट। और इसमें क्या हो जाएगा, फौजी शासन भी हो जाना चाहिए। इसमें तानाशाह जो होता है उसको शासन सौंप देते हैं कई लोग, तो कुछ चीज़ें दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को भी शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन को हो जाना चाहिए। ये भावनाएं हमें बहुत महसूस कराती हैं अलग से। एक लंबे दौर में तानाशाही शासक जो दूसरे हितों को तहस नहस कर देता है, संविधान देश की बुनियादी संरचना है जो कि इसे बचाए रखते हैं। तो इसलिए आसानी होती है कि नागरिकों के अधिकार जो होते हैं वो आश्वस्त मिलते हैं और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं हम बाय द अडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। So a good constitution does not allow this victim change in basic structure। और एक अच्छा जो संविधान होता है इसमें इनकी गुंजाइश नहीं रहती है। So it does not allow for the easy overthrow of the provisions that the guarantees right of citizen and protect their freedom। और इससे वो उनको बचा के रखते हैं, रक्षा करते हैं उनकी। इस from the above decision from above the discussion you will understand that the constitution play a very important role in the democratic society। और जैसा कि ऊपर चर्चा करी गई है, डिस्कशन जो हुआ है, आपको इससे पता चलेगा कि किस तरीके से जो संविधान है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। And now let us try and understand that ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by the studying some key features of the Indian Constitution। और अब भारतीय संविधान के अध्याय में in this chapter आपको ये बात बहुत समझनी ज़रूरी है कि हमारे जो certain ideals और rules जो हैं उनको अपनाकर हम इन नियमों को किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं। तो जो की फीचर्स हैं वो क्या हैं, उनके मुख्य लक्षण क्या हैं। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड की फीचर्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स कैसे हैं, उसको कैसे उसके मुख्य लक्षण हैं। सो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के आते आते इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट जो है हैज़ बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। यानी इन 20th सेंचुरी जब बिगिनिंग हुई थी उस समय में क्या हुआ था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश रूल जो है, भारतीय जो स्वतंत्र भारत किस तरीके का होना चाहिए ये हमने सोचना शुरू कर दिया था। एंड इट्स अ नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील टू टाइमिंग इमेजिनिंग अ प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। यानी जो आज़ाद भारत है वो किस तरीके का होगा, और भारत के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर देना चाहिए कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश कैसा होना चाहिए।
So, under the British, they had a forced to obey rules that they had very little role in the making, and the long experience of the authoritarianism rule under the conical state convinced Indian that free Indian should be a democracy in which everyone should be treated equally. यानी जो आज़ाद भारत होगा उसमें सरकार में सभी को अपने अपने जो इक्वल राइट है सम्मान दिया जाएगा और उसके हितों को ध्यान में रखा जाएगा एंड अलाउटेड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट और उनको जो प्रत्येक नागरिक है उसको सम्मान दिया जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा. तो व्हाट रिमाइंडेड टू बी डन then was to work out the way in which the democratic government would be set up in India. The rules that would determine its functioning, was done not to be a person by a group of around 300 people who became member of the Constituent Assembly in 1946 and who made periodically with the next 3 years to write Indian Constitution. इसका मतलब ये है कि भारतीय जो लोकतंत्र है उसके सरकार का गठन किस तरीके से किया जाए, उसका काम किस तरीके से किया जाए और एक आदमी के वश का नहीं था. ये जो काम है वो कोई एक आदमी का काम नहीं था. नॉट बाय यानी नॉट डन बाय वन पर्सन, किसी एक आदमी के द्वारा ना होकर ये काम 300 यानी 300 लोगों का योगदान है, इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है अराउंड 300 पीपल्स. और साथ ही साथ में भारतीय संविधान के निर्माण में 3 साल तक संविधान की सभी बैठकें होती रही. लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. ये देखिए, देयर वाज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन्स ऑफ द यूनिटी अमंग द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. Each of the provisions of the future constitutionally was discussed at great detail, and there was a sincere effort of the compromise the reach as agreement throughout consequences. And the above photo shows Sardar Vallabhbhai Patel. Look at the picture of Sardar Vallabhbhai Patel and prominent member of the Constituent Assembly. यानी जो असेंबली है इसमें एक प्रावधान जमकर चर्चा हुई कि कैसे लोगों की सहमति से उसे विकसित करने की ज़रूरत है. जैसा कि आपको बीच में देखिए, लुक एट द पिक्चर, बीच में मध्य में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने सबको इकट्ठा किया और साथ ही साथ में एक जो भारत है उसको एक साथ एक जगह इकट्ठा किया. और साथ ही साथ में इन्होंने जब जो स्टेट यूनियन लिस्ट जो बनाई गई थी, जैसा कि इसमें आपको बता दूं मैं पहले, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, इंदौर, सिक्किम, मैसूर, है ना, ये स्टेट प्रिंसली स्टेट थे. तो इसको भी कैसे हमने एक साथ शामिल किया और किस तरीके के इनको शामिल करके एक नए भारत की संरचना करी. सो दिस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर दैम. इनके पास में एक बहुत बड़ा टास्क था ये समझने के लिए कि किस तरीके से भारत को तैयार करें. और this member of the Constitution Assembly is a huge task. Or the country had made up of the several different communities which spoke different languages, belonged to different religion, had distinct cultures. Also, when the constitution began written, India was going through considerable turmoil, and the partitions of the country into the India and Pakistan was imminent, and some of the princely state remained undecided about their future, and the psycho-economic condition of the vast masses of the people appeared dismal. And all of these issues played on the mind of this member of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया तो आप ये देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इनके पास में एक बहुत बड़ा टास्क था कि किस तरीके से, एक ह्यूज टास्क था इनके पास में कि इन सभी को शामिल करके, जैसा कि आपको पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर है लोगों का, और इन सब को शामिल करके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन रिकॉर्ड में बनाना है. तो ये कितना मुश्किल रहा होगा. लेकिन उसी समय में जो भारत और पाकिस्तान है उसका भी अलग होना
और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट है, जो प्रिंसली स्टेट कौन थे? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, इंदौर, सिक्किम और मैसूर, जो इसको शामिल करना अब वो उनके ऊपर था कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, उनको भी साथ में शामिल करना और फिर इनको शामिल करके एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूट का सभा का निर्माण करना. सो दे दो रोज द occasion of the gave there the country is the visionary document that reflects the respect for maintaining diversities while preventing national unity. आप ये देखिए किस तरीके से डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखते हुए, सबका रिस्पेक्ट रखते हुए, एक यूनिटी रखते हुए, एक एकता रखते हुए किस तरीके से ये तैयार किया जाए. सो द फाइनल डॉक्यूमेंट्स आल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न ऑफ द एडुकेटिंग poverty through psycho-economic reform as well as the emphasizing the curricular role of the people can play choosing their representative. और किस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनना शुरू करा. एंड लिस्टेड द बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा कि आप सबको पता है कि भीमराव अंबेडकर जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है. एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिलीव दैट द participation of the Constitution Assembly helped the scheduled caste get some safeguard in the draft constitution, but he also stated that the authored law might exist. Scheduled caste still had reason to fear because of the administration of these laws were in the hands of the caste Hindu officers. He therefore argued scheduled caste to join the government as well as the civil services. और उनको कहीं ना कहीं डर था कि ये पावरफुल लोगों के हाथों में ना रहे और साथ ही साथ में इन्होंने गवर्नमेंट में जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए आग्रह किया कि आपको ये जो सिविल सर्विसेज हैं वो किस तरीके से आपको ज्वाइन करने चाहिए. सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you. Good day.